भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन दर्शन, पूरी दिनचर्या, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे समस्त संबंधों के ऊपर वैज्ञानिक अनुशीलन किया था और हमारे आहार में जो सम्मिलित पदार्थ हैं उनके ऊपर गहन विचार करके, अनुसंधान करके, अनुशीलन करके हमें ये सार तत्व के रूप में जो आज हम भारतीय खान पान में जो कुछ हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं, मसालों को प्रयोग करते हैं, हम किस तरह से वघार छोंक लगाते हैं, हम जिन स्पाइस अर्थात मसालों का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रीति से विचार किया था। जैसे हम अपने आहार में प्रतिदिन जीरा और हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं, धनिया, हरा धनिया, पुदीना, तुलसी का प्रयोग यह हमारी दिनचर्या का, जीवनचर्या का हिस्सा था और इसका उद्देश्य था शक्ति का अर्जन करना, रोगों से सुरक्षा और यदि कोई व्याधि भी हो जाए तो उसका कैसे पाएं हम समाधान। अर्थात हमारे आहार में ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी चीजों को जोड़ा था जिनको खा करके व्यक्ति को शक्ति मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी। कुछ ऐसी चीजों को जोड़ा था जिससे रोगों से सुरक्षा मिलती थी। कुछ ऐसी चीजों को जोड़ा था जिनका निरंतर प्रयोग करने से वो आहार ही औषध रूप हो जाता था और हम क्रॉनिक प्रॉब्लम्स से, कठिन रोगों से, असाध्य इनक्योरेबल डिजीज से, असाध्य रोगों से हम मुक्त हो जाते थे। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही उन मसालों के बारे में बताएंगे जो हम अपनी रसोई में प्रयोग करते हैं और उनकी हकीकत के बारे में भी बताएंगे कि आखिर वो मसाले कैसे पैदा होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है और उनके नाम से भ्रम क्या होता है। जैसे किसी शहर के व्यक्ति से पूछा जाए जिसने कभी खेत न देखा हो कि गेहूं कहाँ पैदा होता है तो सोचता होगा शायद किसी पेड़ पर लगता होगा। किसी शहर के व्यक्ति से, ऐसे से जो विदेशों में ही पढ़ा हो, कभी गांव, खेत, खलियान जिसे न देखे हों, उससे कहा जाए कि हरी मिर्च कहाँ पैदा होती है और लाल मिर्च कहाँ पैदा होती है तो सोचता होगा कि शायद दोनों का झाड़ अलग अलग होता होगा और ये पेड़ पर लगती होगी मिर्च या किसी पौधे पर लगती है, शायद यह भी उसको पता नहीं होगा। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि लौंग कहाँ पैदा होती है, ये पौधे पर लगती है या किसी पेड़ में, तो आपने क्योंकि इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। मैंने भी जब पहली बार सोचा तो मैंने सोचा कि शायद इतनी छोटी सी तो लौंग होती है, किसी झाड़ी में लगती होगी, लेकिन लौंग का पेड़ करीब 20-30 फीट से लेकर के 50 फीट तक ऊंचा होता है और लौंग की जो आकृति होती है उसको आपको देख करके हैरत में आप होंगे कि आखिर ये जो लौंग है ये किस तरह से हमारे पास में आती है। मैं आपको लौंग के पेड़ के पत्ते दिखा रहा हूँ। इस तरह का उसका पेड़ होता है और उस लंबा, उसमें ये पत्ते होते हैं ऐसे, और उनमें अब ये लौंग स्टार्ट हुई है छोटी छोटी, बाद में ये हरे रंग की होती है और बाद में लाल रंग की पड़ जाती है। अब इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आखिर जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे चाय है वो ओरिजिनली हरी होती है, हमारे पास जब तक पैकिंग में होकर के आती है तब तक काली हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि शायद चाय काली होती होगी, लेकिन हकीकत में चाय काली नहीं, चाय हरी होती है और उसका टेस्ट भी सब चेंज हो जाता है जब उसको चाय की पत्तियों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उनको हीट देते हैं, थोड़ा सा फर्मेंटेशन करते हैं, उसके बाद हमारे पास में आती है। ऐसे ही ये जो लौंग है, लौंग छोटी छोटी ऐसे पैदा होती है सीधी पेड़ के अंदर, फिर ये इस हरे रूप में जब तक होती है तब तक वो लौंग कहलाती है, अर्थात वो हमारे काम में आती है। इसी हरी लौंग को कलेक्ट करते हैं पेड़ों से, बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी कोमल इसकी टहनियाँ होती हैं, छोटे बच्चों को उस पर चढ़ाना होता है और कई बार तो यदि दुर्घटना हो जाए तो बच्चों की मौत तक हो जाती है। और एक खास बात यह है कि यदि इस अवस्था में इसको कलेक्ट ना किया जाए, बड़ी सावधानी का काम है ये, इस अवस्था में इसको यदि कलेक्ट ना किया जाए तो लाल रंग की पड़ जाती है और लाल रंग की पड़ने के बाद ये बेकार हो जाती है, अर्थात फिर ये किसी काम नहीं आती है।
न इसका वो गुण रहता है, न इसका वो धर्म रहता है, और न ही इसमें वो गंध रहती है, और न ही ये काम आती है। तो अर्थात ये जब तक हरी अवस्था में है तब तक इसको कलेक्ट करके और उसके बाद इसको सुखा करके फिर हम जिसको हम लौंग कहते हैं उस रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद की तमाम जड़ी बूटियों में लौंग का प्रयोग है। लौंग का आम प्रयोग आम आदमी जो है दांतों के लिए करता है, अर्थात दांतों में दर्द हो गया तो लौंग जो है उसको दांत के नीचे दबा लेता है। लौंग का तेल भी प्रयोग किया जाता है, और लौंग हमारे यहाँ पर आयुर्वेद की अनेक जड़ी बूटियों में प्रयोग होती है। यो आम आदमी गले को साफ करने के लिए, क्योंकि कफ निवारक है, इससे भूख लगती है, दीपन करती है, ये पाचन करती है। ये लौंग जो है उसके अपने आप में बहुत गुण हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर लौंग आम प्रचलन में है। अर्थात हम खाने में इसलिए डालते हैं कि हमारा डाइजेशन उससे अच्छा रहेगा, गैस नहीं बनेगी, और लौंग के खाने से कफ नहीं बनेगा। और एक आम आदमी अपने मुंह में लौंग, इलायची और काली मिर्च ये इसलिए भी डाल लेता है, उससे गला शुद्ध हो रहेगा, साफ रहेगा। मुखवास के रूप में गुजरात में आम जो है प्रयोग करते ही करते हैं। तो आयुर्वेद के अनेक जड़ी बूटियों में इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनस, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स और तमाम पेट की बीमारियां, कफ की विकृति, वात की विकृतियों में भी इसका योगदान है, और पित्त रोगों में भी, क्योंकि ये जो है ये हमारे शरीर में पित्त का पाचन करती है और हमारे इंडाइजेशन की समस्या को दूर करती है। अविपत्तिकर जैसा चूर्ण जो एसिडिटी के लिए बनता है तो उसमें भी लौंग का प्रयोग होता है। अर्थात वात, पित्त, कफ त्रिदोषों में अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ में संयोग किया जाता है लौंग का। तो लौंग की मैं हकीकत खास रूप से आपको बता रहा था कि ये किसी पौधे पर नहीं लगती है, ये पेड़ पर लगती है। पेड़ करीब 40-50 फीट ऊंचा होता है। यहाँ अफ्रीका प्रवास के दौरान जब हम एक यहाँ छोटा सा द्वीप है, वहाँ जो है ज़ंजीबार, उस ज़ंजीबार द्वीप में जब हम गए तब हमने देखा कि वहाँ पहले जब सुल्तान का राज था तब वो यहाँ विदेशों से इन जितने भी मसाले वाले जितने भी पौधे हैं इनको कलेक्ट करके लाए, वहाँ पर उन्होंने लगाया। और आज स्थिति यह है कि यहाँ ज़ंजीबार द्वीप की जो लौंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो उस लौंग का मैंने आपको थोड़ा सा जो है ये बताया कि लौंग जो है वो किस किस रूप में हमारे सामने आती है। पहले छोटे रूप में और फिर उसके बाद ये बड़ी होती है हरे रूप में, फिर लाल पड़ जाती है, लाल हो जाती है तो बेकार हो जाती है, और इसको कलेक्ट करना कितना कठिन काम होता है, और तब हमारे पास में आती है। हमने इसके बारे में और भी बहुत कुछ सोचा है कि इसकी खेती को और किस तरह से हम भारत में भी प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इन चीज़ों की और खपत बढ़ने वाली है, नहीं तो महंगाई बढ़ेगी यदि पूरी मात्रा में लौंग उपलब्ध नहीं होगी। खैर यह एक दूसरा विषय होगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा लौंग के विषय में बताया कि लौंग के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि यह किसी पौधे पर नहीं लगती। जैसे हमारी मिर्च जो है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ही पक करके फिर लाल मिर्च हो जाती है, लेकिन वो लाल मिर्च काम आती है लेकिन वो भी बेकार होती है। जैसे ये लाल मिर्च बेकार हो गई है ना, ऐसे वो भी बेकार तो होती है, लेकिन फिर भी उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं, कोई उसका उपयोग नहीं है। जैसे ये लौंग जब काली होती है तब प्रयोग करते हैं, काली होने के बाद में हम इसको अपने मसालों में यूज करते हैं और दवाइयों में यूज करते हैं। लेकिन लाल मिर्च हो गई जब ये जो है लाल मिर्च की तरह, जब ये लौंग जब लाल हो गई तब कोई प्रयोग नहीं आती है। अर्थात जैसे अभी मैं काली मिर्च के बारे में भी आपको बताऊंगा, जैसे मिर्च जो है वो जो हरी होती है वही बाद में लाल बनती है। भारत में तो एक बहुत बड़ा जोक है कि किसी राजनेता को कहा कि जो है यह लाल मिर्च महंगी हो गई है, तो बोले फिर लोग हरी मिर्च बोना बंद करके लाल मिर्च बोना क्यों नहीं शुरू कर देते। तो मेरे भाई वो जो है हरी मिर्च ही पकने के बाद लाल मिर्च हो जाती है, लेकिन उसको लोग प्रयोग कर रहे हैं अज्ञानता में, उसका कोई उपयोग नहीं है। अर्थात आयुर्वेद में तो जब भी परहेज के बारे में बात करेंगे तो लाल मिर्च बंद कर दो, बिना मतलब के खा रहे। अरे हरी मिर्च में गुण है, लेकिन वो लाल होगी तो बेकार होगी। जैसे लौंग जब हरी थी तभी इसमें गुण है, तब उसको हम प्रयोग कर रहे हैं मसालों के रूप में, औषधि के रूप में, मुखवास के रूप में, कंठ शुद्धि के लिए बहुत उपयोग है इसके। परंतु जब वो
लाल हो जाती है लौंग तब बेकार हो जाती है। काली होती है तो प्रयोग होती है, लोग उसको 150, 200, 250 रुपये, 300 रुपये किलो, जैसे जैसे उपलब्धता, जैसे जैसे इसकी क्रॉप होती है, जितनी फसल होगी, जो है डिमांड एंड सप्लाई, जितनी उपलब्धता होगी और जितनी इसकी मांग होगी उसके अनुसार यद्यपि इसके मूल्य बदलते रहते हैं, लेकिन लाल लौंग किसी काम में नहीं आती क्योंकि सबको पता है बेकार है। लेकिन लाल मिर्च का लोग प्रयोग किए जा रहे हैं अज्ञानता में, अविवेक में, मूढ़ता में। उससे लोगों को एसिडिटी हो रही है, अल्सर हो रहा है, चाहे पाइल्स हो रही है, चाहे उनको आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, और भी कई तरह की तमाम प्रॉब्लम उससे पैदा हो रही है, फिर भी उसका प्रयोग किए जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा लौंग के साथ साथ लाल मिर्च के बारे में भी आपको बताया कि लौंग लाल होने के बाद बेकार हो जाती है, लोगों को पता है इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हरी मिर्च को जो है जब लाल हो जाती है तब लोग प्रयोग करते रहते हैं और उसका अचार बना के खाते रहते हैं, उसके मसाले बना करके खाते रहते हैं। फिर भी मैंने आपको बताया कि आप अवॉइड करें, कोशिश कीजिए लाल मिर्च को अवॉइड करने की। जैसे लौंग जो है लाल होने के बाद किसी काम की नहीं रह जाती है। लौंग के बाद आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आपने जावित्री और जायफल के बारे में सुना होगा, और पहले तो माता जायफल की घुट्टी दिया ही करती थी, डाइजेशन उससे ठीक रहे, बच्चों को कफ आदि की प्रॉब्लम ना हो, उनको उल्टी दस्त ना हो, बहुत तरह की उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, जायफल की घुट्टी पिलाती थी। अब वो जायफल कैसा होता है? विशुद्ध रूप से जायफल ऐसा होता है। अब ये नेचुरल एकदम, मैंने अपने हाथ से इसके खोल से निकाला था, और इसके खोल के अंदर से निकाला तो इसी के ऊपर जावित्री होती है। कुछ लोग सोचते हैं जायफल अलग होता होगा और जावित्री अलग पेड़ पर लगती होगी, और ये कैसा होता होगा इसका फल, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ होता है। ये एकदम ताज़ा मैं आपको जावित्री और जायफल दिखा रहा हूँ। हमने इसको इसके अंदर से काटा तो ये जायफल और जावित्री के इसके अंदर से निकले। जावित्री सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, शुक्राणुओं की अल्पता में, ये जावित्री कफ रोगों में, अस्थमा की प्रॉब्लम्स में, और भी बहुत से रोगों में जावित्री का, जायफल का बहुत बड़ा उपयोग है। और मैं आपको आज एक खास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है जावित्री और जायफल अलग अलग नहीं होते, ये एक ही होते हैं। अर्थात जायफल के ऊपर ही जावित्री लगी हुई होती है, और ये दोनों बंद होते हैं एक ऐसे फल के अंदर, और इसका भी काफी बड़ा पेड़ होता है। ये पेड़ पर लगता है, किसी झाड़ पर नहीं लगती जावित्री, और जायफल किसी जो है छोटे पौधे पर नहीं लगती है, झाड़ी पर नहीं लगती है, पेड़ होता है इसका। और उस पेड़ में से इसको कलेक्ट किया जाता है। इसका भी कलेक्ट करने का एक टाइम होता है जिस समय इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये जावित्री और जायफल जहाँ से मूलतः जब यहाँ से बेची जाती है तब लोग जावित्री और जायफल को एक ही साथ ऐसे इसमें से निकाल करके ऐसे एज इट इज ऐसे बेच देते हैं। और इसके बाद में जो व्यापारी लोग होते हैं वो जावित्री को अलग करते हैं, जायफल को अलग करते हैं, क्योंकि जावित्री बहुत महंगे रेट से बिकती है, जायफल सस्ता होता है, क्योंकि ये उपलब्धता भी तो इसकी कमी है। और इसके अंदर यदि बोलता है ये तो एक काम का होता है, यदि इसके अंदर बोलता नहीं है, गुठली इसके अंदर होती है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। खैर, ये जावित्री जायफल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। इसके बहुत गुण हैं, लेकिन खास इससे परिचय ये करा रहा था कि ये एक पेड़ पर लगती है, और ये साथ साथ एक ही जड़ी बूटी के दो हिस्से हैं। ऊपर का उतार दिया वो जावित्री हो गई, अंदर का रह गया वो जायफल हो गया। और इस जावित्री जायफल का जो गुण है वो केसर से मिलता हुआ है, इसलिए जिनको केसर नहीं मिलती है वो जावित्री का प्रयोग करें, थोड़ा दूध में डालें, इसको जो है औषधि के रूप में प्रयोग करें। इसकी गंध भी बहुत अच्छी होती है। तो अब आपको इसका ऑपरेशन करके बताते हैं। अर्थात ये जावित्री और जायफल भगवान ने कहाँ पैकिंग कर रखी थी इसकी, और कहाँ कैसे आदमी ने इसको ढूंढा होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से खोजा होगा प्रकृति में से कि ये जो है कोई गोल सा फल लगा हुआ था, उस गोल से फल को ऋषि मुनियों ने ढूंढा, और ढूंढ करके और फिर उसको काटा होगा, काट करके उसको देखा होगा कि इसके अंदर दो चीजें हैं, फिर उसका पहली बार कैसे प्रयोग किया होगा। अब प्रत्येक जड़ी बूटी, करीब 5000 जड़ी बूटियों का हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में प्रयोग होता है आयुर्वेद के लिए। अर्थात हम आरोग्य के लिए
जीवन को सुखद बनाने के लिए, आयुष्य को बढ़ाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जावित्री जो है शक्तिवर्धक भी है, शक्ति को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए कि हम बीमार ना पड़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयोग हम अपने आहार में ही किया करते थे। माने हमारा पूरा जीवन दर्शन वो आयुर्वेद पर केंद्रित है। तो आयुर्वेद की जो पहली खोज है वो कितनी कठिन होगी और उसके लिए कितना जो है ऋषि मुनियों ने तप किया होगा, कितना उसके ऊपर अनुशीलन किया होगा, चिंतन किया होगा, कितना प्रयोग किया होगा। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां उनको खा ले तो आदमी मर जाए, और बहुत सी जड़ी बूटियां उनको खा ले तो आदमी में ताकत आ जाए। तो इसके ऊपर पहले पहले जो प्रयोग हुए होंगे, माने पहली बार जब कुचला को उठाया होगा ऋषि मुनियों ने और उसको खाया होगा, तो ज़्यादा खाया होगा तो शायद कोई मर गया होगा, किसी को चक्कर आए होंगे, उल्टियाँ हुई होंगी। इसी तरह से और जड़ी बूटियों के बारे में मैं कह सकता हूँ, वत्सनाभ के बारे में कोई कोई मूल ऐसे हैं उनको पूरा का पूरा, जैसे हम शकरकंद आदि को खा जाते हैं, लेकिन वो भी दूसरा भी मूल होता है। चाहे वो भिलावे के बारे में बात है, भिलावा का भी फल होता है, उसको जो ऋषि मुनियों ने पूरा का पूरा नहीं खाया, उसको थोड़ा थोड़ा खा के देखा। उसके ऊपर कितना अनुशीलन किया होगा, कितने उसके ऊपर प्रयोग किए होंगे, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और उसके बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि ये जड़ी बूटी इस बीमारी के लिए प्रयोग में आती है। इसलिए जो लोग आयुर्वेद का उपहास उड़ाते हैं उनके ऊपर मुझे बहुत आक्रोश भी आता है और उन पर रहम भी आता है, दया भी आती है कि ये लोग जो ऋषि मुनियों ने कोटि कोटि वर्षों तक तप किया, उस तपश्चर्या का उपहास उड़ा रहे हैं। अर्थात कितना कठिन होगा सृष्टि में पहली बार कोई जड़ी बूटी, कोई पेड़ पौधा, जैसे आज मैं यूके यूएस में देखता हूँ, वहाँ पेड़ पौधे बहुत है लेकिन किसी भी चीज़ का कोई उपयोग नहीं पता है कि पेड़ पौधा आदमी के काम भी आ सकता है क्या। बस खाली है कि इससे ऑक्सीजन मिलता है और ये देखने में अच्छे लगते हैं, बाकी कोई उनका उपयोग नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जितनी जड़ी बूटियाँ हैं उनका ऋषि मुनियों ने उपयोग ढूंढा कि आंवला इस काम आएगा, हरड़ इस काम आएगी, बेड़ा इस काम आएगा, लौंग इस काम आएगी, पीपल इस काम आएगी, दालचीनी इस काम आएगी, जावित्री जायफल इस काम आएगा। ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा। अब मैं अतीत की बात नहीं करता, आज की बात करता हूं। हमारे भारत में जो चीजें उपलब्ध होती थी और उनके ऊपर ऋषि मुनियों ने चरक में, सुश्रुत में, निघंटों में, वेदों में उसके ऊपर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा और उसका उपयोग किया और आज भी हम कर रहे हैं। इधर अफ्रीकन कंट्रीज में करीब ये जो 48 देश हैं, इनमें लगभग भारत में होने वाली सभी जड़ी बूटियां उपलब्ध है, परंतु यह किसी को भी नहीं पता है कि कोई भी जड़ी बूटी, कोई घास फूस, कोई पेड़ पौधे किसी काम के। अर्थात ये देख करके मुझे होता है और इसके ऊपर जब मैं बहुत गहराई से अनुशीलन करता हूं तब मैं पाता हूं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने किसी जड़ी बूटी से बोला है कि इससे आंख की ज्योति बढ़ती है, किसी से बोला है कि इससे बाल अच्छे होते हैं, किसी से बोला कि उससे हार्ट ठीक होता है, कि अर्जुन को खोजा बोले इससे हार्ट के लिए प्रयोग करो, भूमि अमला, पुनर्नवा आदि, शोनाक आदि ऐसी चीज़ों को खोजा। घृत कुमारी को बोले इससे लीवर ठीक होता है, गोखुर आदि को खोजा बोले इससे किडनी ठीक होगी। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ ली, शिलाजीत आदि, गुगुल आदि, हल्दी आदि, बोले इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि खोजे। ऐसे ही जो है ये रूट है, अश्वगंधा एक जड़ थी, उसको लिया, बोले इसको खाओ इससे ताकत मिलेगी। सफ़ेद मूसली को खाओ, इससे जो है जितने भी यौन रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। शतावर को लो, इससे जो है लेडीज़ की बहुत सी प्रॉब्लम, पुरुषों की बहुत सी समस्याएं और भी कई तरह के। तो एक एक जड़ी बूटी को जो खोजा होगा पहली बार और उसके ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इस रिजल्ट पर पहुंचे होंगे कि किस जड़ी बूटी से क्या फायदा होता है। उपहास उड़ा देना बहुत सरल काम है। अरे मैं कहता हूं हमेशा तिरस्कार नहीं, आयुर्वेद का सत्कार करो। इसके पीछे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा तप है। ये ज्ञान है जिससे इंसान का भला हो सकता है। ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया उसका हम मनुष्य के हित के लिए उपयोग करें, ये तो बात समझ में आती है। जब आयुर्वेद का नाम आए नाक मुख से कोड़ लेते थे, लेकिन आज अब आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अर्थात लोगों ने समझा है कि प्रकृति हमारे काम की है। आयुर्वेद का सम्मान माने प्रकृति का सम्मान, आयुर्वेद का सम्मान माने आदमी के हित का सम्मान। अरे आदमी को मरा जा रहा है और वो यदि किसी जड़ी बूटी से यदि अच्छा हो जा रहा है तो ये तो एक बहुत बड़े मानव कल्याण की बात है। इसमें तो उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया कि आदमी को जॉन्डिस हो गया है तो उसको जो है भूमि आंवला का रस पिला दो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए उनको सत्कार ना दे करके तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे संस्कारों में इतनी ज्यादा अंग्रेजियत घुस गई कि अंग्रेजी दवाई की सवा